आज हम लोग विजन आईएएस का अप्रैल मंथ की मैगज़ीन कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं। विथ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे और प्रीलिम्स के अंदर कहाँ क्या क्वेश्चंस बन सकता है और कैसे एमसीक्यू बन सकता है, और उसके बारे में पूर्ण बात करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में हुआ ये ना, मेडिकल डिप्लोमेसी किया। तो डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? दो देशों के बीच में कैसे संबंध बनाए जा सकते हैं डिप्लोमेट के जरिए। मान लीजिए इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो हम कैसे रिलेशन इसके साथ संबंध कर सकते हैं, यानी भारत के साथ कितना इसका व्यापार है, कैसे ट्रेड चल रहा है, क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो डिप्लोमेसी करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एक सॉफ्ट पावर होता है और दूसरा होता है हार्ड पावर। तो सॉफ्ट पावर में ये होता है कि जब कोई, फॉर एग्जांपल्स आइए समझने का कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट पावर्स कैसे स्थापित किया जा सकता है। ये अपना नेपाल हो गया और ये अपना इंडिया हो गया। ठीक है, दो देश हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते होंगे और यहाँ पे भाषा जो इंडिया की लैंग्वेज है, बहुत सारी बिहार वाली भाषा बोली जा सकती है और यहाँ पे भी सेम इंडिया का है। तो ऐसा ये दोनों देश कर सकते हैं कि दोनों देश ऐसा बोलेंगे कि भाई हमारी और भाषा और तुम्हारी भाषा समान होगी, तो हम दोनों भाई भाई हो गए और हम लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं, आप एक जैसे संबंध कर सकते हैं और सांस्कृतिक एक जैसे संबंध हो सकते हैं, राजनीतिक एक जैसे संबंध हो सकते हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, एक भाईचारा का संबंध बन जाएगा और एक संबंध बन जाएगा। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट पावर, जिसको ना लड़ाई झगड़ा से हम ख़त्म कर रहे हैं, बस भाईचारा में। जैसे इंडिया में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के कुछ मुस्लिम पीपल्स और इंडिया के कुछ मुस्लिम जो बांग्ला भाषा बोलते हैं, और जिसके कारण दोनों के एक जैसे विचार हो सकते हैं और ऐसा हम बोल सकते हैं कि भाई भाई हैं दोनों लोग। तो ऐसे पावर्स को हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं। आइए हार्ड पावर क्या चीज़ होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हार्ड पावर मतलब होता है मिलिट्री पावर। और मिलिट्री पावर मतलब कि भाई दमदारी के साथ किसी देश पे जाके बोले कि तू मेरा बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है, नहीं मानेगा तो कल के दिन मैं अटैक कर दूंगा तेरे ऊपर, तो धमकी से। और ये हार्ड पावर जल्दी काम करती है, क्योंकि लोग डरते हैं। और सॉफ्ट पावर क्या होता है, बहुत साल में बनता है। और अभी दुनिया में सॉफ्ट पावर का सबसे बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप यूरोपियन यूनियन को देख सकते हैं। तो मेडिकल में डिप्लोमेसी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 हुआ और जिसके कारण मेडिकल में डिप्लोमेसी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई दोस्तों के साथ। और मेडिकल डिप्लोमेसी बनाना मतलब सॉफ्ट पावर है। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे और वहाँ के नागरिकों का हमारा दवाई अगर अच्छा काम करता है, या उस देश के नागरिकों बनाया हुआ दवाई इंडिया में आता है, और उनके प्रति क्या होगा, एक सकारात्मक व्यवहार निर्माण हो जाएगा और जिससे अच्छा इंडिया की डिप्लोमेसी बन सकती है। और क्योंकि इंडिया ने पैरासीटामोल हाइड्रोकोलिक मंगाया गया, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोकोलिक है, ये कोलोक्यूल है, ये क्या मलेरिया के लिए काम करता है प्लस कोविड-19 के लिए भी काम करता है। अभी इसका प्रूफ नहीं है बट ये कह सकते हैं, और ये हमारा प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनने का चांस है। और ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चंस बनने का चांस नहीं है। बहुत सारे देशों ने इंडिया की दवाई मंगाई, वो इसमें दिखाया गया है, और वो सारी चीज़ें हमें जानने बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और भारत के आग्रह पर कई देशों ने इस बहुत सारा संकर भी है, जैसे सार्क ने किया, G20 ने किया। तो अब सार्क भलाई से मरा पड़ा था लेकिन फिर भी ये उठ गया कहीं ना कहीं। तो क्या लिख सकते हैं हम, कई देशों और क्षेत्रों द्वारा स्वास्थ्य को एक, बिल्कुल यार, अब विदेश नीति में स्वास्थ्य को भी एक महत्वपूर्ण चीज़ रखना पड़ेगा। इससे हमें कुछ सीख मिल गई है कि विदेश नीति का एक पार्ट बनाना पड़ेगा स्वास्थ्य को, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया और जिस प्रकार से सिचुएशंस हो गई, और उससे पता चलता है कि मेडिकल डिप्लोमेसी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करने का ये सॉफ्ट पावर का एक घटक है, मैंने पहले ही बता दिया। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे है आप जान ही जाएंगे। वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ोतरी से बिल्कुल प्रॉफिट वगैरह होगा, और बाकी बहुत सारे कारक हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया दुनिया में बहुत सारे जगह पे दवाई बनाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, और इंडिया की दवाई सस्ती होती है। और सस्ती होने के कारण यार ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, यहाँ काफ़ी अच्छा काम करेगा।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गरीब देश हैं और हमें प्रेफरेंस बेस पे डिप्लोमेसी करनी चाहिए। अगर दुनिया के साथ डिप्लोमेसी करनी है तो हम डायरेक्ट यूएसए के साथ मत करो, यूरोपियन यूनियन के साथ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे कंट्री हैं उनके साथ हम डिप्लोमेसी करें, और क्योंकि उनके लिए तो भाई इंडिया का सामान भी यूएसए जैसा ही लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें डिप्लोमेसी प्रेफरेंस बेस पे बनाना है और छोटे कंट्री पे बनाना है, और वैश्विक उपस्थिति इंडिया की यह दर्ज करा देगा। ये बात सच है, अगर इंडिया क्लोरोक्विन वगैरह बना रहा है तो। यही सब चीज़ लिखना था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट और वैक्सीन निर्माण के बारे में क्या चल रहा है, एसएपी ने क्या काम किया, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखा जा सकता है मेंस के अंदर कि ये मेडिकल डिप्लोमेसी के लिए चिकित्सा पर्यटन है। वैसे भी दुनिया में अधिकतर देश दुनिया के अधिकतर देशों के लोग इंडिया के अंदर यहाँ पे आते हैं, क्यों? दवा कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या होते हैं, विदेशी मुद्रा का एक साख बन जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी। लेकिन आप सोचिए यार, इंडिया के अंदर विदेशी मुद्रा बढ़ जाएगा तो जिसके कारण इंडिया के अंदर क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। बस आपको ये निगेटिव, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में बना सकता है, बस आपको ये लॉजिक लगाना जरूरी है। और बहुत सारे लोग इससे आएंगे और इंडिया की एक अच्छी इमेज बनेगी दुनिया के देशों के साथ, बस ये। और अगर ये भी कई बार क्या होता है ना, ट्रिप्स क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, जैसे मेडिकल में बहुत सारे रेयर डिसीजेज होती हैं, उसका कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं चल रहा है। और जिस प्रकार से कोविड हुआ और यह इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है कि दुनिया के, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ने ये बॉर्डर के अंदर काम करती है। इंडिया का है तो इंडिया का कानून काम करेगा, श्रीलंका में यह कोई काम नहीं करेगा, और यह एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। इसलिए इससे भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लोग उल्लंघन कर देते हैं। मान लीजिए इंडिया ने कोई दवाई बनाया, श्रीलंका ने वैसा ही जेनेरिक मेडिसिन कुछ रिफॉर्म वगैरह करके दवाई बना ली, तो फिर इससे दिक्कत हो जाता है कि आपने भाई, मैंने रिसर्च करा, मैंने मेहनत करा इतने साल के लिए, और मेरा यहाँ पेटेंट है 20 साल के लिए, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे बना रहे हो और मुझे रॉयल्टी में कुछ 10-5 पैसे दे रहे हो, ये बड़ा दिक्कत हो गया। तो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप वॉयलेट कर दिए। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में ये क्वेश्चंस बनने का चांस है कि चिकित्सा जो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो पक्का आता है, और इससे संबंधित पेटेंट वगैरह किया जा सकता है। और इंडिया में ऐसा है कि ये पेटेंट, मतलब इंडिया में यार अपने हिसाब से चलता है, क्योंकि हर एक देश का अपना कानून हो सकता है। तो इतना ही इसमें जानना इम्पोर्टेंट था, वहाँ पे बस इतना ही इम्पोर्टेंट था आपको जानना। लेकिन आप कहाँ उसको लिंक करेंगे, तो आप जीएस पेपर 2 के अंदर जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है और विकसित और विकासशील देशों की भूमिका, वहाँ पे आप लिख सकते हैं विकसित वर्सेस विकासशील देशों का। और कहीं ना कहीं विकासशील देशों का दवाई, इंडिया का दवाई विकसित देशों में जा रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इससे आप लिख सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो वैश्वीकरण के कारण। आप वैश्वीकरण में भी लिख लीजिए, जीएस पेपर 2 के अंदर वैश्वीकरण आता है, वहाँ पे वैश्वीकरण के कारण ही तो हम दुनिया के सारे देशों के अंदर भेज पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ भेज पाते। यह भी इम्पोर्टेंट है, और यह वहाँ पे आप उसको लिंक कीजिएगा। कलेक्ट जो कोविड-19 हुआ, और इसमें सभी देशों को मिल बांट के काम करना चाहिए था, ऐसा दुनिया के किसी और देश का मानना है कि भाई एक वैश्विक सरकार की ज़रूरत है दुनिया के अंदर। तो क्या दुनिया के अंदर कोई वैश्विक समूह नहीं है? पक्का है यार, आप डब्ल्यूटीओ को बोल सकते हो, डब्ल्यूटीओ दुनिया के अंदर बहुत बड़ा वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है। आईएमएफ को आप बोल सकते हो, वर्ल्ड बैंक को बोल सकते हो, लेकिन दुनिया के अंदर तो अभी वैश्विक रूप से कोई एक सरकार नहीं है ना, जो पूरा इंडिया के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, नेपाल के लिए भी, भूटान के लिए भी, और पूरा दुनिया के 195 कंट्रीज़ के लिए, यानी 200 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, तो उनके कंट्रीज़ के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है अगर वैश्विक सरकार होगी। तो वैश्विक सरकार नहीं है तो विश्व में क्या है भाई, एनार्की है, एनार्की है। कोई किसी का बात माने ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना वैश्विक रूप से ना कोई कानून है ना नियम है। ऐसा आप कैसे कह सकते हो भाई? चाइना देख लीजिए यार, चाइना देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया में किसी का भी बात नहीं मानता है वो। चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बात ले लो, नहीं मानते हैं लोग, वॉयलेट करते, बोले तुम्हारी क्या चलेगी, मैं खुद सोवेरेन कंट्री और मैं अपना निर्णय ले सकता हूँ। तो एक वैश्विक सरकार की कल्पना की गई है, और आप इसको कहाँ लिख सकते हैं, तो जीएस पेपर 2 के अंदर लिख सकते हैं कि एक वैश्विक सरकार की ज़रूरत है। और आप इसको इथिक्स में जीएस 4 के अंदर आप लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, और जहाँ पे आप इस बात को उससे संबंधित मुद्दे, तो वहाँ पे आप राजनीतिक मुद्दे, और राजनीतिक मुद्दे में वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक सरकार, वैश्विक सरकार
होना चाहिए और जो पूरे दुनिया के लिए कानून बनाता हो। तो बस ये इससे संबंधित इम्पोर्टेंट था और कुछ नहीं, बस इसमें इतना ही सारा इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है। बस आपको अगर लगता होगा कि भाई यूनाइटेड नेशन पूरा दुनिया को रिप्रेजेंट करता है तो करता है, बट कुछ देश अभी भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं हैं और वो हालांकि कहीं ना कहीं वेस्टर्न पावर्ड है। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे भी परमानेंट सीट है जो इंडिया का बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भी पूरा दुनिया को रिप्रेजेंट करता नहीं है और इसकी बात माने ऐसा ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया के, क्योंकि दुनिया सोवेरन है। सोवेरेनिटी का मतलब होता है यार अपने अपने देश का कानून, और हम बना सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब हम इंडिया के अंदर भी बाहर में, हमारे इंडिया के अंदर कोई जहाज आएगी कि नहीं आएगी और इंडिया के अंदर कौन से कानून चलेंगे नहीं चलेंगे, वो सब इंडिया की सरकार डिसाइड करती है और एक ये स्टेट डिसाइड करता है। और यूनाइटेड नेशन अपने आप में स्टेट नहीं है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब ये स्टेट नहीं है तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि हमारी सोवरेनिटी को हर्ट कर सकता है, मतलब हमारे लिए कानून बना सकता है, कुछ नहीं। तो बस यही, हालांकि ये भी वेस्टर्न डोमिनेटेड है, इसमें बहुत सारे देशों का नाम आएगा, WHO को आएगा और भी ये बहुपक्षवाद करेगा, वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लिख सकते हो कि बढ़िया चीज़ बनेगा। तो आइए देखते हैं आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। WHO हमारे लिए पक्का इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आइए प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस बनने का चांस है। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन, क्योंकि WHO को ऐसा बोला गया कि WHO कहीं ना कहीं चाइना का पक्ष लिया और बीमारी को पहले बताना चाहिए, वो पहले नहीं बताया और इसके कारण बहुत सारा दिक्कत हो गया दुनिया के देशों में। और आप इसका बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हो भाई, WHO अगर दिक्कत नहीं करता तो ताइवान में इतना कोविड-19 नहीं हुआ जितना इंडिया में हुआ, USA में हुआ। तो इन्फॉर्मेशंस की कहीं ना कहीं कमी होती है और इन्फॉर्मेशंस की कमी होगी। और आज तो यह वैश्वीकरण में अगर आपको निगेटिव पॉइंट लिखना पड़े ना, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, तो वैश्वीकरण के कारण यह भी हुआ कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं संचार बाधित हुआ है। जैसे चाइना के अंदर, चाइना की खुद की सॉवरेनिटी है, वो जाने दे न जाने दे, उसके अंदर क्या चल रहा है वो लोग जाने। तो यह मुद्दा आप लिख सकते हैं, वैश्वीकरण के कारण संचार वगैरह बाधित हुआ, जिस प्रकार से कोविड-19 आया। तो एक ग्लोबल सोसाइटी नहीं बनाई जा सकती भाई, मतलब आप जो बहुपक्षीवाद ऊपर पढ़ रहे थे वैसा नहीं किया जा सकता है कहीं ना कहीं। तो आइए WHO में क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, WTO यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी। स्पेशलाइज एजेंसी के लिए WHO मतलब यूनाइटेड नेशंस में कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स अगर जो फॉलो करता है वो स्पेशलाइज एजेंसी है। लेकिन आपको मैं बता दूं WHO तो है, लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए WTO तो भाई पक्का नहीं है, आप इतना याद रखना। ये काफ़ी, एक बार UPSC ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। WTO का भी नाम था, उसमें से बहुत सारे एजेंसियों का नाम था, अंगटक का था, UNCTAD का था, WHO का था, वर्ल्ड बैंक का था, IMF का था, और बस इसमें कौन सा नहीं है, तो सॉरी WTO का भी था। तो WTO आपको पक्का पता चल जाएगा कि WTO नहीं है और आराम से एलिमिनेट कर सकते थे आप ये ऑप्शंस। तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है, पहली बात। ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्यों आया, क्योंकि दुनिया के अंदर आप अपने सिलेबस को उठाइए और बहुत जल्दी सिलेबस को देखिए, वैश्वीकरण, शहरीकरण, ये सब चीज़ हमारे सिलेबस में पक्का गिवन है और जिसको आप देखेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसके कारण रोग भी उसी प्रकार से बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। और दुनिया के अंदर अधिकतर शहरीकरण कहाँ हुआ है, तो आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हो, जापान का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये मतलब यूरोप में ज़्यादातर कंट्री हैं और वहाँ पे शहरीकरण हुआ है और जिसके कारण बीमारी भाई बढ़ सकती है, क्योंकि शहरीकरण में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक जैसा होता नहीं है, लोग आसपास रहते हैं और जिसके कारण बीमारी बढ़ गई। और बीमारी बढ़ने का इसी कारण WTO बनाया गया था। WTO 3 टायर स्ट्रक्चर से। बस ये क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है यह नीति बनाने के लिए सबसे बड़ी बॉडी है, लेकिन यह खुद नहीं बनाती, ऐसा पूछा जा सकता है। ये WHO का पार्ट है। हाँ भाई, WHO का तो यह कहीं ना कहीं एक बॉडी है WHO के अंदर, मतलब WTO का ये हिस्सा तो है कहीं ना कहीं, लेकिन यह खुद नहीं निर्णय बनाती। इसके जो संगठन में सारे देश होते हैं, जैसे इंडिया WHO का मेंबर्स है, तो वो भी क्या बना सकता है, वो भी जाता है और वोटिंग होती है, मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर जाता होगा और उससे मीटिंग होती है और फिर फाइनली एक कानून, कुछ भी मुद्दे बनते हैं। और ये लोग सब लोग, इंडिया भी फंडिंग करता है, दुनिया के सारे देश, कुछ WHO के अंदर फंडिंग भी होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो एक क्वेश्चन बन सकता है। और जो नीति बना लिए
अब उसको अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है वो नीति, मतलब पूरा दुनिया के अंदर लागू भी होना चाहिए। और उसके अंदर कुछ अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब जैसे कोविड-19 हुआ तो इससे रिलेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। तो इसको तो भाई मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो भाई जेनेटिक इंजीनियर नहीं हूँ, तो भाई इन्वायरमेंट इंजीनियर नहीं हो, तो जो होगा वो कर सकता है। तो भाई तकनीकी अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और सचिवालय भी होता है जहाँ पर क्या होते हैं, मीटिंग वगैरह होते हैं और जहाँ पर इसका अध्यक्ष वगैरह बैठता है और वही फाइनल डिसाइड करता है, जो इसका डायरेक्टर होता है। और अभी डायरेक्टर WHO का चाइना का बैठा हुआ है, इसलिए हो सकता है वो प्रो चाइना पॉलिसी अपना लिया हो। और इसको आप जरूर लिखिएगा मेंस के अंदर कि कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है, क्योंकि यार इतना ह्यूमन हो गया यार, मानवता तारम तार हो गई, तो आप इसको क्यों नहीं लिखेंगे। WHO के अंदर दो चीज़ कंट्रीब्यूशंस होता है, एक तो भाई कि आप कुछ कंट्रीब्यूशंस करना पड़ेगा, वो कैसे करोगे, तो आपकी GDP के हिसाब से, जो भी आपका मतलब मान लीजिए नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शंस होगा उसके हिसाब से, मतलब GDP प्लस दुनिया के देशों से कमाए हुए भारतीय नागरिकों के जो आय होते हैं। और इसके अंदर ऐसा मत सोच लेना यार कि रेमिटेंस ट्रांसफ़र जो दुनिया के देश करते हैं, नहीं। इंडिया के मान लीजिए, सॉरी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअली में NDP क्या होता है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इंडिया है, इंडिया पे मैं बैठा हूँ, मैं कुछ पैसा कमाता हूँ, इंडिया के अंदर कमाऊँगा तो भाई इंडिया के GDP में पक्का पार्ट होगा। प्लस मान लीजिए कोई यहाँ पे श्रीलंका का कोई पर्सन है, वो भी मान लीजिए मैं बंदा ए था, मैं मेरी फैक्ट्री श्रीलंका के अंदर है, मुझे यहाँ से भी जो सैलरी मिलती है वो सब चीज़ें भी इंडिया के NDP में लिखा जाएगा। और कोई बंदा दुनिया के देशों और देशों में कंट्रीब्यूशंस कर रहा हो और वो रेमिटेंस ट्रांसफ़र कर रहा हो, वो NDP में नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसकी मदद से कुछ ना कुछ प्रोडक्शंस होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब ये भी कुछ। और इसके अंदर ये कंट्रीब्यूशंस आपके NDP के हिसाब से होता है कि जिसके ज़्यादा NDP होगी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ज़्यादा पैसा देगा। मतलब मान लीजिए इंडिया के NDP अगर 100 है और किसी और का 200 है, तो भाई इंडिया 50 कंट्रीब्यूट किया और जिसका 200 भाई 75 किया, बस यही बताने की कोशिश की जा रही। और कुछ स्वैच्छिक कंट्रीब्यूशंस होता है, मतलब आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। ये UPSC क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है कि भाई व्यक्ति भी कर सकता है, जैसे हम और आप कर सकते हैं, तो हाँ पक्का कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। बस यही WHO में इतना सारा सब्जेक्ट उसे दिया, वो भी कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है कि कौन ने कितना दिया। और WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स, और इसका नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया के किसी देश में 100 लोग बीमार हैं कि 200 हैं कि 2 लाख हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 10 कंट्री में है कि 50 कंट्री में है। अगर ऐसा UPSC क्वेश्चन पूछे कि 50 कंट्री में फैलेगा, तब WHO पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर लेगा। उसके कुछ नियम नॉर्म्स कानून हैं और वो अलग अलग जगह लिखे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, हमें नहीं पता। वो डायरी खोल के देखता है और फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करता है, जैसे इबोला वगैरह को घोषित किया था। लेकिन यह देश से कोई मतलब नहीं करता, ना जनसंख्या कितना मुद्दत में कितना बीमार हुई उससे कोई फ़र्क पड़ता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि WHO पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर सकता है। और जैसे ही पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देगा तो भाई अब कानून ये बनाएगा कुछ, और उसके नियम को इंडिया भी फॉलो करेगा, श्रीलंका भी करेगा, और ऐसा मना नहीं कर सकता। तो आपकी जो संप्रभुता है ना, वह कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात भी तो है कि बीमारी का इलाज भी हो जाएगा, कुछ पेंडेमिक होगा तो उसका सिचुएशन, और इससे यार ह्यूमन राइट पे आप पक्का लिखेगा कि मानवाधिकार का तारमतार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार जिंदा रहने का अधिकार तो हर एक व्यक्ति को है, और हमारा आर्टिकल 21 ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है। और ये इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर भी प्रोटेक्ट करता है हमें। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और किस प्रकार से वायलेशंस हुआ उसको लिख सकते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस WHO की कार्य करने के लिए सभी सदस्य देशों के ये सब चीज़ समझौता वगैरह करता है कुछ, इसी में वो लोग कानून वगैरह बनाते हैं और फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। और दुनिया में बहुत सारे ये सब घोषित किया गया है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा UPSC पता नहीं यार, अगर फैक्चुअल हो गया और दे दिया कि इबोला दे दिया, इनका नाम दे दिया और बोल दिया आज तक किसको PHEIC घोषित किया गया है, और यहाँ पे TB का नाम हो जाए, एड्स का नाम हो जाए, HIV का नाम हो जाए, तो आप पक्का रॉन्ग करना है। ऐसा हो सकता है कि पूछ ले, लेकिन ऐसा कम चांस है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। WHO की क्या आलोचनाएं हुई वो देखते हैं। बोला कि WHO तुम तैयारी नहीं किए थे, तुम जाके देखे नहीं, दिक्कत किए तुम्हें घोषणा जल्दी करना चाहिए था लेकिन तुम नहीं किए। बोले कि भाई इतना ये बीमारी नहीं फैल सकती, ये भी तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है। चीन में तुम गए नहीं,
चीन के बारे में तुमने, चीन में कोई तुम गए भी लेकिन बहुत लेट गए, और तुम वन चाइना पॉलिसी अपना रहे हो। वन चाइना पॉलिसी मतलब आप कभी यूपीएससी अगर पूछे कि वन चाइना प्रिंसिपल क्या है, वन चाइना प्रिंसिपल मतलब ताइवान के लिए होता है। तो वन चाइना प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कौन से कंट्री से, और ऐसा वहाँ पे पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। तो आपको पक्का याद रखना है वन चाइना प्रिंसिपल ताइवान के लिए लागू होता है। लेकिन ऐसा पूछे वन कंट्री टू सिस्टम, तब कौन से कंट्री के लिए लागू होता है, और ये आपको ज़रूर बताना है वन कंट्री टू सिस्टम कौन से, और ये चाइना से ही रिलेटेड है, और आपको बताना है कि वह कहाँ से रिलेट करता है बस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूपीएससी क्वेश्चंस बना सकता है। और ये बताया भी नहीं कि भाई मनुष्यों में फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है, क्योंकि लोगों को पहले लगा ये मनुष्यों में नहीं फैल सकता है। और व्यापार वगैरह को कैसे रेगुलेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें भी तुम नहीं बताए। और बहुत सारे देश अपने आप खुद ही किए, तुम्हारा बात भी तुम नहीं बताए, फिर भी लोग कर लिए अपने आप, तो काफ़ी अच्छा है। फिर भी तो ये वैसे फैला नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। और WHO ने क्या बोला कि भाई तुम्हारे अंदर चीन ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया, ऐसा उसका जो डायरेक्टर है वो बोलता है। हो सकता है चाइना पॉलिसी अपना रहा हो, पता नहीं, जो भी हो। WHO ने बोला भाई मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है पेंडेमिक वगैरह के लिए, मैं अलग अलग जगह के जाके डॉक्यूमेंट देखता हूँ, और फिर मतलब अलग अलग जगह संधि रेगुलेशन जाके, और फिर मैं एक कानून बनाता हूँ, और जिसके कारण आप लोगों को रेगुलेट करता हूँ। वो काफ़ी दिक्कत है। मेरे अंदर ताकत सिर्फ अनुशंसा की है, मैं ये बाइंडिंग नहीं है। मतलब WHO कभी अगर बोले कि WHO के जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, अगर प्रीलिम्स में बोले तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि अनुशंसाकारी होते हैं, केवल तुम मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर होता है। और महामारी के प्रकोप को कार्य करने की क्षमता, मतलब मेरे अंदर उतने सारे टेक्निकल नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं दुनिया के देशों के अंदर जाके करूं। तुम मुझे पैसा बहुत कम देते हो और काम मेरे से बहुत ज़्यादा लेते हो, ऐसा WHO ने बोला। WHO की आलोचना के विरुद्ध तक WHO में क्षमता का भाव है। अब यार क्षमता क्या चीज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए एक कोई आदमी यहाँ बेड पे लेटा हुआ है और इसके पास क्षमता नहीं है उठने की, लेकिन ये आदमी को फ्रीडम है कि भैया तुम चल सकते हो, लेकिन ये बीमार हो गया, सोचो, लेकिन बीमार हो गया, लेकिन इसके अंदर उठने की ताकत नहीं है। तो अब क्षमता ये होता है कि इस आदमी को कोई एम्बुलेंस आए, कोई आदमी आए, उसको उठा के ले जाके हॉस्पिटल लेके जाए, तो इसको फ्रीडम बोलते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव फ्रीडम बोलते हैं। और ये इंडिया के अंदर यही यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। और दोस्तों जहाँ भी क्षमता लिखे उसका मतलब यही होता है। और मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा भू राजनीति, मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग देशों के लिए अलग अलग है। चाइना को मतलब आरंभ से देशों ने महामारी, इसके लिए चाइना को बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी मतलब ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये लोग ठीक हो गए तो इनको एक लाइन में कर दो, क्योंकि ये लोग इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एक जगह कर दो, और ये लोग एक जगह कर दो, इनके अगर 2 लोग तो जिससे प्रसार को रोका जा सकता है, और ये लोग जाके हॉस्पिटल में काम करें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी तो इनका इम्यूनिटी ब्रेक नहीं होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत सारे लोगों को बीमारी कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है। और बस हर्ड इम्यूनिटी हेल्थ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, गाय भैंस से रिलेटेड है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, आप पक्का याद रखिएगा हर्ड इम्यूनिटी ये क्वेश्चन। और गलत सूचनाओं वगैरह मतलब खंडन करते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर सही सूचना नहीं मिली। आगे की राह क्या है भाई? WHO को पहली बात तो कंट्रीब्यूशंस नहीं, एक बॉडी बनाओ और उसके अंदर उसका कंट्रीब्यूशंस खुद करो और खुद ही निर्णय ले सके, ऐसा भी तो करना चाहिए। और एक WHO के लिए यह भी मतलब उसके जो भी हैं सुधार वो जल्दी जल्दी करना चाहिए। और इस बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पक्का बनने का चांस है कि WHO ने क्या काम किया क्या नहीं किया, स्पेशलाइज एजेंसी है उसका बाध्यकारी बात मानी जाती है कि नहीं मानी जाती, यह भी। तो WHO के स्ट्रक्चर्स में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। और भाई बीमारी इतना पेंडेमिक थी तो WHO ने क्यों नहीं बताया? तो यह भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई। हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अगली बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप प्रीलिम्स में पक्का कोशिश कीजिएगा कि WHO इस बार पक्का आने वाला है, इंडिया इसका मेंबर्स है, 100% ये क्वेश्चन बन सकता है। और आप अगर इसको आराम से मैगजीन को पढ़िए, लेकिन सारा मैगजीन पढ़ना ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहली बात यह बताता हूँ, क्योंकि आपको अगर जो भी समझ में ना आए वह कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछा था कि 1 कंट्री 2 सिस्टम कौन से देशों में है? 1 कंट्री 2 सिस्टम, पहला यह, और दूसरा 1 सिस्टम 2 कंट्री, यह कौन से देशों में है? इसका नाम, एक बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था और इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा मैं बोला था 1 चाइना,
इसको भी वन चाइना प्रिंसिपल कौन से देशों के लिए लागू होता है, ये तो ताइवान में बता दिया हूँ, और ये दोनों आंसर आपको देना है। नहीं देंगे तो अगली बार मैं ज़रूर बता दूंगा। थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।